नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जांच करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी अपनी तरफ से जांच कर रही है और यह जांच अभी भी लगातार जारी ही है। अंकिता हत्याकांड को 2.5 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। एसआईटी अपनी तरफ से अभी भी जांच कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि अनसुलझे हैं। इन सवालों के जवाब हर कोई ढूंढ रहा है, लेकिन इनके जवाब अभी भी नहीं मिल पाए हैं। अंकिता हत्याकांड में सबसे बड़ा सवाल यह बन जाता है कि क्या अंकिता को इंसाफ मिल पाएगा? क्या इस हत्याकांड में इंसाफ हो पाएगा? और अगर इंसाफ मिलता है तो किस तरीके का इंसाफ मिलेगा और कब तक इंसाफ मिलेगा? इंसाफ से कहने का मतलब यह है कि पकड़े गए 3 आरोपियों, रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 दोस्त जो कि वहां पर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर का काम करते थे, जिनमें सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता नाम का शख्स शामिल है। इंसाफ से मतलब यह है कि इन तीनों को किस तरह की सजा मिलेगी। कड़ी से कड़ी सजा के लिए सरकार लगातार कह रही है। एसआईटी की टीम भी कह रही है कि हम साक्ष्यों को जुटा रहे हैं और साक्ष्यों को इस हद तक जुटाया जाए कि कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को दिलाई जाए। सजा के हिसाब से ही जनता ये भी तय करेगी कि क्या इस मामले में इंसाफ हुआ है, और इंसाफ हुआ भी है तो किस तरह का इंसाफ हुआ है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अभी भी उस वीआईपी के नाम का पता नहीं चल पाया जिस वीआईपी के लिए पूरे उत्तराखंड में सड़क से लेकर और विधानसभा के सदन तक लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टियां यानी कि कांग्रेस और यूकेडी समेत अन्य पार्टियां भी प्रदेश सरकार पर लगातार वीआईपी का नाम सार्वजनिक करने के लिए, वीआईपी के नाम का खुलासा करने के लिए दबाव बना रही है। कई सामाजिक संगठन, कई समाजसेवी और आंदोलनकारी ऐसे हैं जो कि अभी भी इस मामले में आंदोलन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जिस वीआईपी के नाम का जिक्र हो रहा था इस पूरे हत्याकांड में, उसका नाम 2.5 महीने के बाद भी सामने नहीं आ पाया। आपको याद होगा जब यह हत्याकांड हुआ था तो उस वक्त ये बात सामने निकल करके आई थी कि अंकिता ने अपने दोस्त के साथ अपनी एक व्हाट्सएप चैट में ये कहा था कि उस रिजॉर्ट में यानी कि वनंतरा रिजॉर्ट में कोई वीआईपी गेस्ट आने वाला है। उस वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने के नाम पर या फिर एक्स्ट्रा सर्विस देने के नाम पर अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया जा रहा था। और जब अंकिता ने एक्स्ट्रा सर्विस या फिर स्पेशल सर्विस देने से मना कर दिया तो फिर अंकिता की हत्या कर दी गई और उसकी बॉडी को चीला नहर में फेंक दिया गया। वहीं से ही वीआईपी के नाम की थ्योरी आई, लेकिन वीआईपी के नाम पर कंफ्यूजन जैसा उस वक्त था वैसा अभी भी है। हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान समय में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद अग्रवाल का एक बयान सामने आया जब विधानसभा का सत्र चल रहा था। अपने उस बयान में उन्होंने कहा कि वीआईपी नाम को लेकर काफी सारे लोगों की शंकाएं हैं, क्वेश्चंस हैं। वीआईपी नाम पर उन्होंने ये कहा कि रिजॉर्ट में ये पाया गया कि जो वहां पर प्रेसिडेंशियल स्वीट होता है उसको वीआईपी रूम कहा जाता है और वहां ठहरने वाले व्यक्ति को वीआईपी कहा जाता है, लेकिन वहां के रजिस्टर में, वहां के रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी नाम निकल करके सामने नहीं आया है जिसको वीआईपी कहा जाता हो। यानी कि घुमा फिरा कर उनके कहने का मतलब ये था कि वीआईपी जो नाम लिया जा रहा है वो सिर्फ एक स्वीट है, एक रूम है, न कि कोई व्यक्ति। जहां तक अंकिता भंडारी केस में हमारे कुछ साथियों ने बहुत गंभीरता से एक विषय रखा और वीआईपी जो बात बार बार आ रही थी उसमें मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से अंकिता भंडारी के विषय में वीआईपी का विषय बार बार लगभग अधिकांश हमारे साथियों ने उसमें अपना विषय रखा है, तो एक जो होटल और रिसोर्ट की भाषा में जैसा वहाँ के स्टाफ ने बताया कि प्रेसिडेंशियल सूट को वीआईपी कमरे के रूप में संबोधित करते हैं और जो भी व्यक्ति उस सूट में रुकता है उसे वीआईपी गेस्ट कहा जाता है। इस आधार पे जो हमारे रिसोर्ट के जो रजिस्टर हैं या ऑनलाइन बुकिंग है उसमें वीआईपी नाम से यानी किसी व्यक्ति के नाम से कोई भी व्यक्ति की जानकारी नहीं है। वहीं अंकिता के दोस्त पुष्प का भी एक वीडियो सामने आया था। अपने उस वीडियो में पुष्प ये कह रहा था कि अंकिता ने उससे खुद कहा था कि कोई वीआईपी उस रिजॉर्ट में आने वाला है और उसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा है। पुष्प ने अपने इस वीडियो में ये भी कहा कि 16 तारीख को यानी कि 16 सितंबर को जब वो उस रिजॉर्ट में पहुंचा तो वहां पर 8 से 10 लोग मौजूद थे। उनमें से एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी लग रही थी कि मानो कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई पॉलिटिशियन हो, इस तरह की पर्सनैलिटी उसकी लग रही थी। उसके साथ खूब सारे बाउंसर भी थे। तो क्या संभवतः उसका ये भी मानना था कि क्या कहीं वो व्यक्ति तो वीआईपी नहीं है। यानी कि इन दोनों बयानों में विरोधाभास साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वीआईपी सिर्फ एक रूम है, रूम की थ्योरी है, व्यक्ति नहीं है। दूसरी तरफ पुष्प का ये कहना है कि वीआईपी व्यक्ति कोई है जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है।
केस में हम जिस वीआईपी को ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली वो वीआईपी था जो कि वहाँ पे आने वाला था सर्विस के लिए। तो वही अंकिता ने मुझे बताया था। और मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम में जब ऋषिकेश आया था तो 16 तारीख को मैंने वहाँ पे कुछ गेस्ट देखे थे। उन गेस्ट के बारे में मैंने पहले भी एसआईटी को बताया था कि कुछ गेस्ट आए थे वहाँ पे 10 से 15 के करीब एक ग्रुप था लोगों का। तो वहाँ पे आए थे तो उसमें से मतलब जो उसको हेड कर रहा था, उस ग्रुप को पूरे को हेड कर रहा था, वो एक बिजनेसमैन की पर्सनैलिटी लग रही थी। बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन जैसे उसकी पर्सनैलिटी थी। थोड़ा मतलब हेल्दी था, पेट उसका थोड़ा बाहर था, मूंछें थोड़ी बारी थी, गोल फेस था उसका, फेस कट गोल था उसका। उसके साथ कुछ बाउंसर्स भी थे, मतलब उसके पर्सनल बॉडीगार्ड थे। और साथ में जो उसके बॉडीगार्ड्स थे उनके पास कुछ सूटकेस थे, मतलब थोड़े जैसे मिलिट्री टाइप सूटकेस होते हैं ना, तो वैसे उसके पास सूटकेस भी थे। तो ये चीज़ मैंने एसआईटी को भी बताई थी। मतलब जब मुझे एसआईटी ने वहाँ पे बुलाया था अपने पास, मतलब बयान के लिए बुलाया था, तो मैंने उनको इस चीज़ के बारे में भी बताया था कि ऐसा ऐसा था, वहाँ पे कुछ गेस्ट आए थे तो वो वीआईपी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो पूरी वैसी मैच कर रही थी, है ना। कि एक ऑलरेडी वीआईपी जा रहा है, उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स है और उतने उसके साथ एसोसिएट्स भी है, तो उस पर पूरा शक जा रहा था कि वो वीआईपी हो सकता है। अब आपने ये दोनों बयान सुने और इन दोनों बयानों को सुनने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस वीआईपी का नाम सितंबर के महीने से ढूंढा जा रहा है उसके नाम पर अभी भी कंफ्यूजन किस तरह से बरकरार है। वहीं इस पूरे हत्याकांड में ताजा अपडेट ये है कि एसआईटी बहुत जल्द ही, यानी कि जो ड्यू डेट है उससे पहले चार्जशीट दायर कर देगी। ये बात एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताई है। उन्होंने ये भी बताया है कि तीनों जो आरोपी पकड़े गए हैं इस पूरे मामले में, उनका नार्को टेस्ट भी करवाया जाएगा और नार्को टेस्ट के लिए अर्जी अदालत में जल्द से जल्द दी जाएगी। नार्को टेस्ट में संभवतः ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी आरोपियों से कि आखिर वो वीआईपी था कौन। इसके अलावा इस पूरे मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का यह भी कहना है कि किसी भी तरह की कोई अफवाह इस मामले में न फैलाए। एसआईटी अपनी जांच कर रही है, तमाम साक्ष्यों को जुटा रही है और जुटाने के बाद कोर्ट के समक्ष सभी साक्ष्यों को रखा जाएगा और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। अब इस मामले में आगे क्या क्या अपडेट निकल करके सामने आते हैं, कुछ समय बाद अगर नार्को टेस्ट होता है तो नार्को टेस्ट के बाद क्या बातें निकल करके सामने आएंगी, चार्जशीट में क्या क्या कहा जाता है, जब दाखिल होगी तब ये सभी बातें खुल करके सभी के सामने होंगी और पता लगेगा कि इस पूरे मामले में अब इंसाफ किस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। इस हत्याकांड के बारे में आप जो भी कहना चाहते हैं, अपनी बात आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।